जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव में तारीखों की घोषणा आज। चुनाव आयोग करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी कैबिनेट की बैठक आज शाम 5:30 बजे पीएम मोदी अध्यक्षता में होगी। मोदी कैबिनेट की अहम बैठक, अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। आज रात 8 बजे बीजेपी महामंत्रियों की बैठक, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी बैठक में सदस्यता अभियान को लेकर भी होगी चर्चा। इसरो की EOS 08 सैटेलाइट लॉन्चिंग सफल और SSLV से भेजा गया रॉकेट। कोलकाता में रेप मर्डर केस का मामला आया सामने। देश भर में घटना के विरोध में प्रदर्शन जारी। जम्मू कश्मीर में चुनाव के ऐलान से पहले तबादले। जम्मू एंड कश्मीर में 89 अधिकारियों के तबादले किए गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। देश की बात में सबसे बड़ी और अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत। जम्मू कश्मीर में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव के ऐलान से पहले तबादले हुए हैं और चुनाव की तारीखों की घोषणा होने वाली है, लेकिन उससे पहले ये तबादलों का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले। तो DM SP बदले गए हैं। जम्मू कश्मीर में 89 अधिकारियों के तबादले किए गए। बड़ी और अहम खबर। और सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख करते हैं। चुनाव आयोग की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंडिया वी हैव विद अस, आप सबका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। आई वेलकम यू टू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। We have with us Chief Election Commissioner Shri Rajiv Kumar ji, Election Commissioners Dr. Sukhbir Singh Sandhu ji, Election Commissioner Gyanesh Kumar ji. On the dais, we also have with us senior officials from the Commission, Senior Deputy Election Commissioner Mr. Nitesh Vyas ji, Deputy Election Commissioners Mr. Hridesh Kumar, Mr. Manoj Kumar Sahu, and Mr. Sanjay Kumar. I am Anuj Chandak, Joint Director Media for the Commission. The format of the PC will be as follows. There will be opening remarks by Chief Election Commissioner Rajiv Kumar ji, along with a presentation. The copy of the presentation will be shared with you after this press conference. Following this, there will be a question and answer session. Please confine your questions to the review of poll preparedness. When you want to ask a question, raise your hand. Wait for your chance to be called to put out your question. When it's your turn, introduce yourself and your organization and then ask your question. I would request you to please keep your mobile phones on silent mode. Now I request Honorable CEC to kindly deliver the opening remarks. माननीय निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार जी ऑन माय राइट, डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू जी निर्वाचन आयुक्त ऑन माय लेफ्ट, आयोग के वरिष्ठ अधिकारीगण और मीडिया के सहकर्मियों, आप सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद वो जो पड़ाव निकला, अब दूसरे पड़ाव पर आपसे आज मुलाकात हो रही है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि 3 जेंटलमैन्स आर येट बैक अगेन। लोकसभा चुनाव 2024 जैसे आपको विदित है, विश्व स्तर की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया थी। सफलतापूर्वक और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। उसने पूरे डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के लिए बहुत स्ट्रांगली डेमोक्रेटिक सरप्लसेस क्रिएट किए। बिना किसी वायलेंस के पीसफुल हुई और देश भर ने चुनाव का पर्व मनाया। हमने बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए। पहली बार मैक्सिमम वर्ल्ड में पोलिंग हुई, मेल फीमेल टोटल। मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें, बुजुर्गों की भागीदारी, यूथ, 0 पोल्स, मैसिव सीजर्स और फेस्टिव माहौल हमने देखा। बहुत सारे युवा साथियों ने हमारे साथ मिलके हमारे इलेक्शन एम्बेसडर्स के रूप में काम किया और लोकतंत्र का एक बिल्कुल जीवित उदाहरण देश ने देखा। गांव में, देहात में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंट्रल LWE एरियाज, J&K, डेजर्ट्स, एवरीवेयर जो तस्वीरें दुनिया को भारत ने दिखाई
वो सभी को चकित करने वाली थी। इससे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक स्ट्रांग मैसेज गया और जो चमक हमने देखी उस समय, वो चमक बहुत दिन तक दिखाई देती रहेगी। जब जब विश्व में चुनाव होंगे, कहीं भी किसी भी देश में हो, आपको निश्चित रूप से अपने चुनावों की तुलनात्मक याद आती रहेगी। ऐसा हमारा विश्वास है और वो हमें अपनी ताकत का एहसास दिलाता रहेगा। हाल ही में जम्मू कश्मीर और उसके बाद हरियाणा की चुनावी तैयारियों का जायजा लेने आयोग, हमारे सारे सहकर्मी वहां गए थे और एक बहुत ही नायाब किस्म का एंथुजियाज्म और डेमोक्रेसी के प्रति एक ललक और पार्टिसिपेट करने की इच्छा सबके अंदर दिखाई दी। जितने लोगों से हमने बात की, सभी पॉलिटिकल पार्टीज से, बहुत सारे लोगों से भी, सबकी एक मतलब एक ललायक एक इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो। तो हम आपको जो उम्मीद और जो यकीन पैदा हुआ था 2024 का, उसको आगे बढ़ाने के लिए आज आपके सामने है। जम्मू कश्मीर के बारे में पहले जिक्र करूं तो आपको याद है कि मतदान केंद्र पर जो लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, वो जमहूरियत की ताकत का एक बहुत ही बेहतरीन मंजर पेश करती थी। वो सिर्फ लंबी कतारें नहीं थी, वो आवाम की उम्मीदें थी, जज्बातों और उनके मुस्तकबिल की नई तस्वीर लिखने की एक ख्वाहिश थी। Everybody wanted to participate, prove a point that we are here in this queue not only to vote but to demonstrate a very strong desire that democracy flourishes in this area. और उम्मीद और जमहूरियत की ऐसी झलक ये बताती थी कि आवाम तस्वीर बदलना चाहता है और अपनी तकदीर को खुद लिखना चाहता है। और ये कतारें इस बात का सबूत थी कि लोग सिर्फ बदलाव ही नहीं चाहते, बल्कि ये भी चाहते हैं कि उसका हिस्सा बनकर हम खुद से अपनी किस्मत लिखें। दिस वॉज ए प्योरली ए ट्रिम्फ ऑफ बैलेट ओवर बुलेट। आपको याद होगा कि जो वैली की 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, उनमें 51% का वोटिंग हुआ और वैली ने वायलेंस को नकारा और वॉइस को वोट के माध्यम से आगाज किया। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बुलेट और बायकॉट के बदले बैलेट को चुना। आपको यह भी याद होगा कि कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए आयोग ने विशेष व्यवस्था की थी। द इलेक्शंस वी से शुड बी इंक्लूसिव। एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मस्ट गेट ए फुल चांस टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स ड्यूरिंग द इलेक्शंस। तो हमने इनको सरलीकरण किया था उस समय में, जो इस समय भी जारी रहेगा। क्या किया था कि फॉर्म एम को हमने रिलैक्स किया था और कुछ बहुत ही कम्बरसम प्रोसेसेस थे जिसमें सेल्फ अटेस्टेशन की आवश्यकता, जिसमें ऑथराइजेशन कराने की आवश्यकता होती थी, उसको सेल्फ अटेस्टेशन पर लेके आए थे। उसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हमें मिले और लोगों ने बढ़ चढ़ के, माइग्रेंट्स ने भी हिस्सा लिया। ड्यूरिंग द इलेक्शंस रीपोल्स की घटना 0 थी, कोई मेजर इंसिडेंट वायलेंस की नहीं थी। और आपको ये भी याद होगा, जैसे पूरी कंट्री में अभियान चला के सीजर्स के बारे में व्यवस्था की गई थी ताकि कोई इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शन हो सके। J&K में भी क्लोज टू 100 करोड़ का सीजर हुआ था। और इस बार भी हम बहुत स्ट्रॉन्ग कह के आए हैं कि किसी को भी इंड्यूसमेंट करने देने की छूट नहीं देनी चाहिए। आई विल एक्सप्लेन टू यू इन डिटेल लेटर। सो इफ वी नाउ कम टू द J&K first, there are total 90 assembly constituencies, of which 74 are general, SC are 7 and SC are 6, ST are 9 and SC constituencies are 7. ये डिलिमिटेशन के बाद रिजर्वेशंस जो प्रोवाइड किए गए उनकी कहानी है। अगर इलेक्टर्स के डाटा के बारे में बात करें तो J&K में टोटल 87.09 लाख इलेक्टर्स होंगे, जिसमें लगभग ऑलमोस्ट इक्वल 44.46 लाख मेल
और 42.62 lakhs फीमेल वोटर्स होंगे। बड़ी अच्छी स्टोरी ये भी है कि जिस तरीके से यूथ ने पिछली बार भाग लिया इलेक्शंस में, इस बार उसके बाद फर्स्ट टाइम वोटर्स भी होंगे अराउंड 3.71 lakhs, और टोटल अगर वोटर्स को देखें तो 20 lakhs एंड अबव वुड बी दी यूथ, एंड वी वांट टू फोकस ऑन यूथ एज आर एम्बेसडर्स ऑफ आर इलेक्शंस। इलेक्टरल रोल बनने की प्रक्रिया चालू है और काफी समय से आयोग ये बात की तैयारी कर रहा था कि जैसे ही मौसम थोड़ा ठीक हो, जैसे ही अमरनाथ जी यात्रा खत्म हो, तो आप देखेंगे कोइंसिडेंस नहीं है, 19 अगस्त को अमरनाथ जी यात्रा खत्म होगी और 20 अगस्त को फाइनल रोल भी पब्लिश हो जाएगा। सो इट हैज बीन ए वर्क इन प्रोग्रेस टू सिंक्रोनाइज एवरी एक्टिविटी in a way that we do not make any delay in doing elections in J&K, and this is what we announced in J&K in Jammu when we were there in March. ये पब्लिकेशन 20 को हो जाएगा, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इसकी कॉपी इलेक्टरल रोल की उपलब्ध कराई जाएगी। अगर पोलिंग स्टेशंस के बारे में देखें तो टोटल पोलिंग स्टेशंस J&K में 11,838 होंगे, जिसमें लोकेशंस होंगी, जिसमें एक जगह पर 2 या 3 भी बूथ हो सकते हैं, तो टोटल लोकेशंस वुड बी 9,169, जिसमें अर्बन एरिया में अराउंड 2,300 और लोकल रूरल एरिया में अराउंड 9,500 बूथ्स होंगे। सो प्रिडोमिनेंटली इट्स ए रूरल काइंड ऑफ एरिया। एवरेज वोटर्स पर पीएस वुड बी अराउंड 735, और हम जैसे हर बार करते हैं यहाँ भी वीमेन मैनेज्ड, पीडब्ल्यूडी मैनेज्ड और मॉडल पीएस बनाएंगे। वैसे तो इंस्ट्रक्शंस हमने दिए कि हर पोलिंग स्टेशन पे एक उत्साह का माहौल होना चाहिए, एक उत्सव का माहौल होना चाहिए, और सभी को किसी ना किसी तरीके से नए तरीके से बनाएं, लेकिन खास तौर से जो मॉडल पोलिंग स्टेशन हैं वो करीब करीब 360 होंगे। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि कुछ पोलिंग स्टेशंस वहाँ किस प्रकार के हैं, नायाब हैं। जैसे अगर आप देखें तो कोराबल पोलिंग स्टेशन है, 100% ST पॉपुलेशन, strategically located at the border, and you will believe the turnout in parliamentary constituency 80%. So बिल्कुल सरहद पर है और 80% पॉपुलेशन है। ऐसी अगर देखेंगे जस्ट ए फ्यू ग्लिम्सेस, अदरवाइज हर पोलिंग स्टेशन अपने आप में एक तस्वीर बयां करता है। जब चुनाव होंगे तो आपको दिखाएंगे। हमने वेबसाइट पे पिछली बार भी किया था, इस बार भी करेंगे कि आपको लाइव फोटोज गैलरी HD में हम आपको लोड करेंगे। वहां पर आप जब चाहें जब उस स्टॉक को देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इसी तरीके से फ्लोटिंग में भी शिकारे में एक पोलिंग स्टेशन था और कितने लोगों के वोट लेने जाता है? सिर्फ 3 लोगों के। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द इंडियन इलेक्शंस। चेंज्ड सिनेरियो आफ्टर द पार्लियामेंट इलेक्शंस। तो जो क्लियर मैसेज थे और जिस पर हम बिल्ड कर रहे हैं, देवर एक्शन ओवर एपैथी। लोगों में ये नहीं था कि कुछ नहीं हो सकता, कैसे होगा, जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, पीपल वर देयर टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस। द लॉन्ग क्यू, द शाइन ऑन देयर फेसेस वर टेस्टामेंट टू दिस पर्टिकुलर थिंग। देयर वाज ए बिलीफ ओवर cynicism. There was thriving political participation in entire election. There was intense campaigning. These are the positives, a bit of change in the security scenario also since then. So what do we want? We want that the layers of democracy are strengthened in J&K. What does that mean actually? ये चलिए, तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। एक बार फिर से चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख करते हैं।
And believe me, all of us when we went there, we believe in this. And therefore we made a very bold statement that come what may, elections in J&K would be very, very democratic. Friends, coming to Haryana, we are announcing elections for Haryana also. हरियाणा में जो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो 90 हैं, जनरल 73, एसटी 0 और एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी 17 हैं। अगर इलेक्टर्स इन हरियाणा की बात करें तो टोटल राज्य में 2.1 लाख इलेक्टर्स हैं, जिसमें 1.06 करोड़ मतदाता हैं और इसमें महिलाओं की संख्या 95 लाख है। थर्ड जेंडर 1.50 लाख पीडब्ल्यूडी और 2.54 लाख हमारे 85 एज ग्रुप से ज्यादा के मतदाता हैं। और जो हरियाणा की एक रोबस्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल है, उसमें हमारे 10,321 ऐसे मतदाता हैं जो शतायु हैं। उन सबको हमारा नमन, और वो सब वोट देने आए, इसकी हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। हरियाणा का इलेक्टरल रोल 27 अगस्त 2024 को प्रकाशित हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी दिस इज अगेन ट्रू फॉर J&K एंड हरियाणा बोथ। इलेक्टरल रोल फाइनल हो जाएंगे वहां 20 को और यहाँ 27 को। सबको कॉपीज मिल जाएंगी, पहले से भी पब्लिश हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई मतदाता छूट गए तो उन्हें अपना नाम पंजीकृत कराने का अभी भी नॉमिनेशन से पहले समय होगा। पोलिंग स्टेशंस अगर देखें तो हरियाणा में 20,629 पोलिंग स्टेशंस होंगे और जिसमें लोकेशन आधी होंगी, यानी 10,500 के करीब, 495 टू बी प्रिसाइज। यानी एक जगह पर दो बूथ या 3 बूथ होंगे, क्योंकि शहरी इलाके हैं। अर्बन एरियाज में 7,000 के लगभग और रूरल एरियाज में 13,000 के लगभग पोलिंग स्टेशंस होंगे। यहाँ भी हम लोग यूथ पीडब्ल्यूडी विमेन मैनेज्ड बोट्स बनाएंगे। और एक चेंज और हरियाणा में इस बार किया है, जो पूरी कंट्री में अर्बन एरियाज में हम लोग कर रहे हैं और स्लम एरियाज में, स्लम एंड मल्टी स्टोरीज इन अर्बन एरियाज, उसमें जो मल्टी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, मल्टी स्टोरी हाउसिंग सोसाइटीज, उनमें भी पोलिंग स्टेशंस बना है। तो हरियाणा में इन पर्टिकुलर गुड़गांव, फरीदाबाद और सोनीपत, इनमें काफी पोलिंग स्टेशंस को मल्टी स्टोरी में शिफ्ट किया, और वहां की जितनी स्लम्स हैं उनमें भी जहां रेशनलाइजेशन की जरूरत है वो किया है, ताकि दोनों क्षेत्रों में कंजेशन भी कम हो सके और वोटिंग की परसेंटेज भी बढ़ सके। तो जितने मेट्रोपॉलिटन बड़े सिटीज हैं, दिस इज वन वे ऑफ हैंडलिंग दी so called urban apathy in the elections. Not to repeat, but all polling stations will, as the commission has promised, would have 100% facilities for drinking water, toilets for male and female both, signages, ramp, wheelchairs, sheds, और अब की बार शेड की इतनी जरूरत शायद ना पड़े, मौसम अच्छा है। जो पिछले इलेक्शंस में गर्मी की वजह से दिक्कत हुई थी, इस बार नहीं होगी। इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल इलेक्शंस कराने के लिए हम पूरी तरह तत्पर हैं। इन दोनों राज्यों में जैसे अब पैन इंडिया 85+ लोगों को घर जाके वोटिंग का समय मिलता है, वो मिलेगा। और फिर से एक बार और दोबारा कुछ लोगों ने ये पूछा था वहां पर कि जब भी 85+ की घर पे वोटिंग होती है तो पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स उनके साथ जा सकते हैं, सो दैट दे कैन सी फॉर देमसेल्व्स देयर इज नो मैनिपुलेशन एट ऑल, और उसकी वीडियोग्राफी भी होती रहेगी। तजुर्बा यही है कि बुजुर्ग लोग अभी भी ज्यादा से ज्यादा बूथ पे आना चाहते हैं, तो दैट इज ए वेरी वेलकम स्टेप, एंड द ऑफिशियल्स हैव बीन डायरेक्टेड टू provide all facilitations to them at that place. So is true for our voters having persons with disabilities. Technology, as you all know, is very deep rooted in the Indian elections. We will continue to use voter helpline, C-Vigil, KYC, Suvidha, all of this you are familiar with. Candidates की
अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो वो लगातार वेबसाइट पे KYC नो योर कैंडिडेट ऐप पर उपलब्ध रहेगा। कोई भी देख सकते हैं कि उनकी कोई गतिविधि पास्ट में क्रिमिनल बैकग्राउंड की तो नहीं रही है। सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज, सेंट्रल एंड स्टेट्स, अगेन, as you know that during parliamentary elections we had a seizure of close to 10,000 crores, and especially more so of drugs, liquor. That same rigor, rather with renewed emphasis, will continue. And जिस दिन हम JNK गए थे उस दिन सबसे बात की, सबको थोड़ा ताकीद किया, और उसी दिन एक बड़ा सीजर भी हुआ हमारे सामने ही. So that process will continue. The menace of drugs in either of these two states, J&K and Haryana, would be severely dealt with, and similarly the liquor. सभी पोलिंग स्टेशंस पे इस बार हमने 100% CCTV की व्यवस्था की है, और दोनों जगह में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और फील्ड फंक्शनरीज को दोनों जगह में अगेन very strict instructions have been given that उनको खाली निष्पक्ष रहना है, लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करनी है. किसी के भी क्षेत्र से अगर इस प्रकार की शिकायत आती है कि वो कोई पक्षपातपूर्ण रवैया कर रहे हैं, तो कमीशन विल बी एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट with absolutely no nonsense approach in these cases. Observers also, again, we will be emphasizing कि वो अपनी रहने की जगह, अपना फोन नंबर न्यूज़पेपर्स में पब्लिसाइज करें, और कम से कम 1-2 घंटा एक दिन जरूर एक निर्धारित जगह पे बैठें, ताकि कोई भी आके उनसे कुछ कह सके. फेक मीडिया, फेक न्यूज़ एंड सोशल मीडिया, you are all aware, we are also aware, now we are far more equipped to handle. सबको ताकीद दी गई है कि वो खास तौर से करें. J&K में सभी पार्टीज ने एक और स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि उनके जो कैंडिडेट्स हैं और जो पार्टी के ऑफिस बेरर्स हैं, उनकी सिक्योरिटी सबको बराबर बराबर से मैच करके मिले, ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा किसी को कम मिले. तो ये भी स्पष्ट इंस्ट्रक्शन वहां दी गई हैं, एंड वी विल इंश्योर that all candidates get due security. What is intended is that the participation should increase in terms of the contesting candidates, in terms of the campaigning, in terms of participation, in terms of sweep activities, more of shikaras, more of cycles, more of rallies, and we will provide sufficient security to the candidates. To sum up, we are on a very happy note and a very, what should I say, after long gap, the elections are due and going to be held in J&K and in time in Haryana. और एक अच्छी चीज है इस बार, इस समय में, अगर जम्मू कश्मीर में देखें तो फेस्टिवल का भी सीजन है, एप्पल का भी सीजन है, जैस्मीन का भी सीजन है, सेफ्रॉन का भी सीजन है, शिकारा भी है, ट्यूलिप भी है, और गुरेज फेस्टिवल भी इसी समय में है. तो सभी चीजें एक साथ कायनात ने इकट्ठी की हैं, उसमें जमहूरियत की उत्सव भी एक ही साथ है. और हरियाणा, एज यू ऑल नो, इज ए लैंड ऑफ एथलीट्स. ऑल दी एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन्स हैव डन प्राउड टू द नेशन इन ओलंपिक्स, और almost it's a national pride, it's a symbol of national pride. सूरजकुंड का मेला भी है, पिंजौर का हेरिटेज फेस्टिवल भी है, और ब्यूटीफुल राग एंड रागनी भी हैं हरियाणा में, जिनका डेमोक्रेटिक फेस्टिवल में, लोकतंत्र के चुनाव में जम के यूज होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है. We made a promise to you that on 3rd of June, when we said we learned 2 things. So we made a promise that we will keep the election period short. So in true spirit of keeping that promise, now we present the shorter electioneering period, and in the best
possible and conducive environment. Elections in J&K will be held in 3 phases. So this is a shorter period. This is a much shorter period, much shorter than even the parliamentary elections, which were 5. 20th of August, just the next day of the Amarnath Yatra being complete, the 19th, would be the date of notification for the first phase. Nominations till 27th, scrutiny on the next day, 28th, and date of poll will be 18th of September, and it's a Wednesday. We are also keeping that in mind, not keeping Fridays and Mondays to give a longer holiday spell. Second phase would be on 29th of August, and the statutory period of nominations and all, poll being on 25th of September. And phase 3, nomination on 5th of September, and every voting finishing on 1st of October. So counting would be on 4th of October, and everything would be over, bind up on 6th of October. We can show you the map also. It's the how the scheduling is being done. The yellow portion is first. The yellow portion would have the districts of Kishtwar, Ramban, Doda on this side, Jammu side, and Anantnag, Pulwama, Shopian, and Kulgaon in the valley. The second phase would be Gandarbal, Srinagar, Badgaon on the valley, in the valley side, and on the Jammu side, Poonch, Rajouri, and Riyasi. And then the forces move up. So North Kashmir in the upper reaches, and also the Jammu and Udhampur, Samba, and the Kathua region. This is what would be the schedule there. If we come to the schedule of Haryana, Haryana would be in the last phase, exactly coinciding with the third phase of J&K, nomination being on 5th of September, last date of making nomination on 12th of September, date of poll 1st October, and date of counting coinciding with J&K on 4th of October, everything to be over on 6th of October. So friends, and through you, we appeal to all the voters of Haryana and J&K to participate in largest possible number in the festival of democracy. Thank you. Thank you. Thank you, sir, for the very comprehensive briefing. Now we will have the round of questions. I would request every one of you to please raise your hand, whoever wishes to ask a question. The mic. We will. Excuse me, please. The person in the second row, green t-shirt. Please introduce yourself also. Yes, please. सर मेरा नाम ताबिश कमाल है, मैं जम्मू कश्मीर के गुलिस्तान और जेके चैनल से हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि आज उमर अब्दुल्ला ने एक सवाल उठाया कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई हैं वो बायस्ड हुई हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? और दूसरा ये कि अमरनाथ यात्रा में बहुत ज़्यादा डिप्लॉय वहाँ पर फोर्सेज हैं, ब्रेकिंग चला दो। आप लोग कब वहाँ पर फोर्सेज डिप्लॉय करेंगे जिससे लोग इंश्योर हो सके, मतलब कि वो सुरक्षित हैं, महफूज हैं और वोट करने के लिए बाहर निकले? Please give the mic to the media person in the purple shirt. मैं संजय शर्मा हूं आज तक से। मेरा सवाल ये है कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल भी 25 को ही समाप्त हो रहा है, 26 नवंबर को। तो क्या वजह है कि इसके साथ ही चुनाव नहीं कराया जा रहा है? तो राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि ये
तो बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, फिलहाल तारीखों का ऐलान हो चुका है। जम्मू एंड कश्मीर में 18 सितंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं और साथ ही हरियाणा के चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 3 चरणों में चुनाव होंगे जम्मू कश्मीर में और 4 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। तो ये बड़ी खबर, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद अब तक चुनाव नहीं हुए। आर्टिकल 370 हटने के बाद यहां राष्ट्रपति शासन था और इसके बाद अब पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। अब तारीखों का ऐलान हो चुका है, साथ ही हरियाणा में भी, और 4 अक्टूबर को नतीजों का ऐलान यानी कि रिजल्ट का ऐलान किया जाएगा। तो पहले चरण का जो चुनाव होगा वो 18 सितंबर, 4 अक्टूबर को विधानसभा के नतीजे आएंगे। 3 चरणों में 3 फेज में ये चुनाव होगा। तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को संपन्न कराया गया, इस बात का भी जिक्र किया मुख्य आयुक्त राजीव कुमार ने, और जो आंकड़े हैं मतदाता के उसका भी जिक्र करते हुए नजर आया। और जम्मू एंड कश्मीर का जो चुनाव है वो फिलहाल आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार ये विधानसभा चुनाव, क्योंकि देखा जाए तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव आयोग की टीम सर्वे करने के लिए गई हुई थी, तो 2 ही जगहों की तारीखों का ऐलान किया गया है। और ये कहा जा रहा था, उम्मीद भी जताई जा रही थी कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन यहां पर सर्वे नहीं हुआ, इस वजह से फिलहाल तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। संजीव केरनिया वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई हैं। संजीव जी, देखा जाए तो अब जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। तारीखों का ऐलान हो चुका है और देखा जाए जो जम्मू कश्मीर में जो मुद्दे हैं, क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ? संजीव, चले दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 2014 का अगर जिक्र किया जाए तो 90 सीटें जिसमें चुनाव होना है और 90 सीटों में से 87 सीटों पर 2014 में चुनाव हुआ था जम्मू कश्मीर में, और टीडीपी की 28, बीजेपी की 25 और नेशनल कॉन्फ्रेंस की 15 और अन्य की 7 सीटें आई थी। फिलहाल आर्टिकल 370 हटने के बाद अब विधानसभा चुनाव होने जा रहा है जम्मू कश्मीर में, और इस बार के जो मुद्दे हैं वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख करते हैं। किसी भी समय में कोई भी अधिकारी के बारे में कोई भी लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होने की सूचना आती है तो उस पर आयोग अपने हिसाब से जांच करके कार्य करेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइमिंग ऑफ द ट्रांसफर। ऐसा भी हो सकता है कुछ आज ट्रांसफर हुए हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ पहले ट्रांसफर हुए हो। विल बी एब्सोल्युटली क्लियर इन आवर रिजॉल्व टू इंश्योर दैट the district officials behave absolutely impartial without even one chinch being here and there. अमरनाथ जी की जो यात्रा है वो खत्म होगी 19 तारीख को। हमने पूरा असेसमेंट होम मिनिस्ट्री के तो चुनावी तारीखों का बिगुल बज चुका है, ऐलान हो चुका है। एक बार फिर से जम्मू कश्मीर का रुख कर लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में चुनावी तारीखों का ऐलान, संजीव केरनी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। संजीव जी, अगर देखा जाए तो इस बार चूंकि मुद्दे भी बेहद अहम हैं जम्मू एंड कश्मीर में, और आर्टिकल 370 हटने के बाद ये पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, तो कितना खास? देखिए, चुनाव तो होने ही थे, लेकिन ये है कि अभी जो चुनावों का उन्होंने अनाउंस किया है तो लोगों में काफी उत्साह है। काफी लोग भी चाहते थे कि अभी चुनाव होने चाहिए। काफी देरों से आपका जैसे कहना है कि 2018-19 के बाद तो चुनाव हुए ही नहीं थे, 14 के बाद, सॉरी 2014 के बाद तो यहाँ चुनाव हुए नहीं थे। अभी लोगों में काफी रोष भी है कई जगह लोगों में ये कि इस दौर में जो अपना जो आईजी का शासन रहा, तो कुछ जगह आपको लोगों में थोड़ा अपना वो भी है
लेकिन अभी ये चुनाव जो फैसला लिया गया सरकार की तरफ से, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही एक मतलब आप कह सकते हो कि इसका स्वागत करना चाहिए सभी को। और चुनाव होंगे तो देखते हैं अभी आने वाले चुनावों में जनता अपनी क्या प्रतिक्रिया देती है लोगों को। मुख्य चुनाव आयुक्त ने हालांकि तैयारियों का और जो मतदाता के आंकड़े हैं उसके आधार पर सारी तैयारियों की जिम्मेदारी जिस तरीके से लोकसभा, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर इस बात का भी जिक्र किया कि जम्मू एंड कश्मीर में बुलेट नहीं बैलेट की डिमांड है, और साथ ही वो तमाम मुद्दे आतंकवाद, सुरक्षा, रोजगार, राज्य का दर्जा, ये तमाम मुद्दे हैं। क्या इन मुद्दों के आधार पर चुनाव होगा? देखिए, ये तो जम्मू कश्मीर में आप मान लीजिए 90 से यही चलता आ रहा है, बुलेट वर्सेस बैलेट, है ना जी। तो पहली बार ये नरसिम्हा राव जी ने 96 में चुनाव करवाए थे। उसके बाद 2002 में चुनाव हुए। मैं समझता हूँ कि वो बड़े अच्छे चुनाव थे। और उसके बाद जम्मू कश्मीर का जो पूरा आप कह सकते हो कि तस्वीर ही बदल गई थी कि कश्मीर में लोगों के आने जाने के लिए, और वाजपेयी साहब ने जो दरवाजे खोले पड़ोसी मुल्क के साथ, तो वो बड़ा अच्छा हुआ था। उसके बाद आपका 2009 में चुनाव हुआ, वो भी ठीक रहा। उसमें एनसी और कांग्रेस की सरकार थी, तो वो भी ठीक ही चला था। फिर 2014 में जो है ये आधी सरकार चली, तो बीच में इनका गठबंधन टूट गया था। उसके बाद से अब यहाँ लोगों में उसके बाद 370 का भी यहाँ बड़ा स्वागत किया गया था। तो अब उसके बाद जो ये चुनाव होंगे तो उससे पता चलेगा कि लोगों को 370 को लेके रोष है कि या उनको खुशी है। बिल्कुल। साथ ही चूंकि इस बार देखा जाए तो आर्टिकल 370 और 35 से भी एक बड़ा मुद्दा मानकर चला जा रहा है, तो इस बार क्या विधानसभा चुनाव में ये मुद्दा भी काफी कारगर और उसी आधार पर चुनाव की जो दशा और दिशा है वो तय होगी? ये तो बहुत हद तक आप ठीक कह रहे हो कि 370 को लेकर जो भाजपा है वो तो इसी मुद्दे को लेकर लोगों में जाएगी कि हमने 370 को हटा दिया, जो आप सदियों से एक मांग रही है उसको हमने पूरा किया है। तो विपक्षी दल जो है वो जो इसी मुद्दे को लेकर जाएंगे कि हम अगर सत्ता में आते तो हम कोशिश करेंगे 370 को लाने की, या वैसी कोई आपको एक सुविधा दिलवा देंगे। तो इसको लेकर तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है आने वाले चुनावों में। बिल्कुल। देखा जाए पिछली बार 2014 का अगर जिक्र किया जाए यहाँ पर, 2014 के बाद अब आर्टिकल 370 हटने के बाद ये विधानसभा चुनाव होने के लिए जा रहा है, तो इसमें पिछली बार की अगर स्थिति पर एक नज़र डाली जाए, जिस तरीके से टीडीपी 28 पर और बीजेपी 25 पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस 15 पर, अन्य 7 पर थी, तो इस बार क्या कुछ राजनीतिक नजरिया कहता है? देखिए, अभी तो जो राजनीतिक हमारी जो रीजनल पार्टियां हैं उनमें भी थोड़ा उथल पुथल है, लेकिन फिर भी लगता है कि ये जो लोगों में रोष है अभी 370 को लेके, और जो कुछ एलजी शासन में जो कुछ लोगों को लगता है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो उसको लेके भी काफी लोगों में रोष है। तो कहीं उसका फायदा विपक्ष को मिलता दिख रहा है मुझे। शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो 2014 का जो आंकड़ा था उसके बाद अब आर्टिकल 370 हटने के बाद आपको बता दें ये 3 चरणों में 3 फेज में ये चुनाव होने जा रहे हैं। और जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने तारीखों का ऐलान किया है, 18 देखा जाए 18 से शुरुआत होगी पहले चरण की, और 25 को दूसरा चरण होगा, और इसके बाद 1 अक्टूबर को तीसरा चरण होगा। तो 3 फेज में ये चुनाव होंगे और 4 को रिजल्ट सामने आएगा। और साथ ही और हमारे साथ क्योंकि हरियाणा की चुनावी तारीखों का भी ऐलान हो चुका है, ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से, विनोद गुप्ता। विनोद, क्योंकि हरियाणा की राजनीति अगर देखा जाए तो यहाँ पर जातिगत फैक्टर जो है वो बेहद हावी रहा है, और जो इस बार अगर देखा जाए क्योंकि 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी सरकार बनाती रही है, तो इस बार क्या कुछ देखने को मिल सकता है और कौन कौन से मुद्दों के आधार पर ये चुनाव होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है हरियाणा के अंदर जो चुनाव होंगे वो 18 सितंबर को मतदान होना है। तो उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं, आज सुबह खुद मुख्यमंत्री नरेश सिंह सैनी ने एक कॉन्फ्रेंस की थी चंडीगढ़ के अंदर। उन्होंने कहा था अगर चुनाव आयोग अगर तारीखों का ऐलान करते हैं तो हम लोग तैयार है और हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं पूर्व गृह मंत्री थे हरियाणा के अनिल विज, उन्होंने भी कहा था अगर जो इलेक्शन कमीशन है अगर वो चुनाव तारीखों का ऐलान करते तो हम भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट है कि वो
कल ही वो चुनाव के लिए जो जितने भी अपने मेंबर्स होंगे उनकी लिस्ट जारी कर देगा और तुरंत उनको चाहे वो नॉमिनेशन भी कर देगा। तो कहीं ना कहीं चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो स्पष्ट है, जो पूरी तरह तैयार है। वहीं कांग्रेस जो है, कांग्रेस के अंदर फूट जरूर है, परंतु कहीं ना कहीं फूट के बावजूद भी कांग्रेस हरियाणा के अंदर दावा करती है कि हम चुनाव लड़ेंगे भी सही से और जीतेंगे सही से। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दों को लेकर, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, चाहे वो जो नए नए बिल्कुल विकास कार्य जो विनोद, अगर देखा जाए तो इस बार लोकसभा चुनाव में भी वो तमाम मुद्दे ऐसे निकलकर सामने आए जिसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा इफेक्ट भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा। और हालांकि वो बात अलग है कि हरियाणा के जो सीएम हैं मौजूदा वक्त में सैनी, वो भी बेहतर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछली बार के अगर नतीजों पर एक नज़र डाली जाए अगर 2019 का, क्योंकि 90 सीटों पर ये चुनाव है, बीजेपी की स्थिति बेहतर थी क्योंकि 40 सीटें बीजेपी को मिली थी। इस बार सियासी समीकरण कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अगर सियासी समीकरण की बात करें तो यही कारण था कि मुख्यमंत्री बदला गया हरियाणा के अंदर और नायब सिंह सैनी को एक नया मुख्यमंत्री के तौर पर हरियाणा को दिया। और हरियाणा देने का मतलब है आम जनता को, आम गरीब जन तबके के लोगों को, चाहे जितने भी जाति वर्ग हो, उसको देखते हुए नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। और उसी को देखते हुए जो रणनीति बनाई गई थी 2024 के विधानसभा चुनावों की, वही इसी के आधार पर हरियाणा बीजेपी जो है कहती है कि हम चुनाव जीतेंगे और भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। जो पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर तीसरी बार भी एक इतिहास रचेगी। और दूसरी तरफ कांग्रेस का भी कहना कि लास्ट टाइम जीत जरूर, जो हमारे मतभेद था, 2 गुट बन गए थे, मगर इस बार शायद हो सकता है कि इस बार कांग्रेस सरकार बन जाए हरियाणा के अंदर। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो अगर देखा जाए हरियाणा की राजनीति का जो सियासी समीकरण है वो जातिगत आधार पर टिका होता है। चुनाव में जातियां बेहद मायने रखती हैं। राज्य की 90 सीटें और 32 पर जीत हार का जो फैसला है वो जाट करते हैं बेसिकली हरियाणा की राजनीति का अगर जिक्र किया जाए। दिल्ली से विशेष संवाददाता जुड़े हुए हैं अखिलेश सिंह। अखिलेश, तारीखों का ऐलान हो चुका है। जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 370 हटने के बाद 3 चरणों में चुनाव होंगे, साथ ही हरियाणा की भी तारीखों का ऐलान और हरियाणा में भी चुनाव। तो इसको लेकर क्योंकि देखा जाए चुनाव आयोग ने काफ़ी जो तैयारियां, लोकसभा चुनाव में बहुत सारी खामियां भी नजर आई, तैयारियों को लेकर भी सवाल उठे, उन तमाम अहम बातों का जिक्र करते हुए तारीखों का ऐलान किया गया है। चुनाव आयोग ने 2 राज्यों के विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी और आज से दोनों राज्यों में, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनावी बिगुल बच गया है। अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग ने 3 चरणों में चुनाव कराने का फैसला लिया है, वहीं हरियाणा में 1 चुनाव में वोटिंग कराने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होगा। पहला चरण 18 सितंबर को होगा, दूसरा चरण 25 सितंबर को होगा और तीसरा चरण 1 अक्टूबर को होगा। और वोटों की जो मतगणना होगी वो 4 अक्टूबर को होगी। हरियाणा में फिलहाल एक ही चरण में पूरा चुनाव कराया जाएगा और 1 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होगी, 4 अक्टूबर को हरियाणा में भी वोटों की गिनती होगी। तो इस लिहाज से देखा जाए चुनाव आयोग ने दोनों राज्यों का दौरा किया था। जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव के मद्देनजर दौरा करने के बाद बिल्कुल अखिलेश, लेकिन झारखंड और महाराष्ट्र का भी था कि हो सकता है तारीखों का ऐलान हो जाए, लेकिन चूंकि सर्वे नहीं किया गया और महाराष्ट्र में भी कार्यकाल जो है वो खत्म होने को है और ऐसे में तारीखों का ऐलान लेट लतीफी से होगा। देखिए, चुनाव आयोग को वैसे तो 4 राज्यों के चुनाव की तैयारी के मद्देनजर चल रहा था और सभी को उम्मीद थी कि 4 राज्यों के चुनाव एक साथ संभव है और हो भी सकता है। उसमें झारखंड और महाराष्ट्र का भी चुनाव का अंदाजा सभी को होगा, लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव की घोषणा कर दी गई और झारखंड और शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल एक ही चरण में हरियाणा का चुनाव संपन्न होगा। 1 अक्टूबर को चुनावी तारीख जो निकलकर सामने आ रही है और साथ ही 3 चरणों में जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक से वापस आ रहे हैं। हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, यानी कि चुनावी बिगुल बज चुका है और ऐसे में अब चुनावी तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। कौन कौन से मुद्दे और किन मुद्दों के आधार पर ये चुनाव होगा, क्योंकि 2014 के बाद और आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और वो तमाम मुद्दे भी निकलकर सामने आ रहे हैं। अगर देखा जाए, सबसे बड़ा और अहम मुद्दा है आर्टिकल 370 और 35 से। ये भी एक अहम मुद्दा है जिसे भुनाए जाने की पूरी कोशिश, और पिछला 2014 के बाद अब 2024 में ये चुनाव, और 3 चरणों में ये चुनाव होंगे। आपको बता दें 25 को दूसरा चरण, 1 अक्टूबर को तीसरा और हरियाणा में एक ही चरण में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। हरियाणा में देखा जाए तो जातिगत आधार पर, क्योंकि कहा जाता है जाटों के हाथ सत्ता की चाबी है, क्योंकि जातीय समीकरण के आधार पर यहाँ की राजनीति जो है तय होती है। तो तारीखों का ऐलान हो चुका है और महाराष्ट्र और झारखंड की तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है, क्योंकि 2 जगह का सर्वे किया गया था चुनाव आयोग की तरफ से और इसके बाद अब तारीखों का ऐलान हो चुका है। तो 2090 सीटों पर चुनाव, क्योंकि पिछली बार जम्मू एंड कश्मीर में 87 सीटों पर ही चुनाव हुआ था और देखा जाए तो जम्मू की 43 और कश्मीर की 47 सीटें थीं जिनमें चुनाव। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।